नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गुरुत्वाकर्षण हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोग काफी हमारे इसके प्रश्न उत्तर हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर आपके सामने हो तो आप उसको देखकर समझ सकें और उसके बाद अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे बात करिए और हम उसको और सॉल्व करेंगे। तो अभी जो और थोड़े से प्रश्न बच रहे हैं उनके उत्तर आज डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई की गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए ये किस वेग से ऊपर फेंकी गई, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई तथा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो यहाँ पे कि हम क्या होता है जब हम कोई गेंद खेलते हैं ना ऊपर कर और वो हमारे हाथ में आ गई, बस यही एक प्रश्न है कि अगर हमने ऊपर फेंकी और 6 सेकंड पश्चात वो फेंकने वाले के पास आ जाती है तो अब हमें उसका वेग, वो कितनी ऊंचाई तक गई, ये सब कैलकुलेट करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल समय उसने लिया 6 सेकंड का, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय इज इक्वल टू वहां से फेंकने वाले के पास लौट आने का समय इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, तो मतलब हमने ये इसलिए ये करा कि 3 सेकेंड क्यों कि वो जितना टाइम उसने ऊपर जाने में लिया उतना ही नीचे आने में, तो हम वहां से फेंकने वाले के पास लौट आने का समय हमने ये कंसिडर करा है। सो जब हमने इसको ऊपर की दिशा में फेंका है तो गेंद का जो आरंभिक वेग है वो u मीटर पर सेकंड है और अधिकतम ऊंचाई पर गेंद रुक जाती है, तो इसलिए जो हम v ले रहे हैं वो 0 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं और क्योंकि वो ऊपर फेंकी जा रही है तो त्वरण हम ले रहे हैं -10। अब हम लोग समय हमने लिया 3 सेकंड, हमें निकालना है अब के वो ये कितने वेग से फेंकी गई, तो हमें जो इनिशियल हमें जो u की वैल्यू निकालनी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v 0 है तो अब हमने u का निकाला 30 मीटर पर सेकंड, तो ये गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी गई। अब हम दूसरी चीज निकालते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पे पहुंची, तो ऊंचाई के लिए हमारा फॉर्मूला आएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो अब इसको निकालने के लिए हमारा u हमने निकाल लिया 30 है, टाइम 3 है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे वही टाइम 3, जब इसको कैलकुलेट कर आया 45 मीटर, तो ये अधिकतम ऊंचाई 45 मीटर तक गई। अब हम लोग देखते हैं 3 सेकंड पश्चात गेंद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी और फिर अगले 1 सेकंड में वो नीचे की ओर गति करेगी। गति की दूसरी समीकरण से 1 सेकंड में तय की गई दूरी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो h आया हमारे पास 5 मीटर, तो 4 सेकंड पश्चात गेंद की ऊंचाई कितनी होगी, अधिकतम ऊंचाई माइनस 1 सेकंड में नीचे की ओर तय की गई दूरी, और फिर हमने जो करा तो 4 सेकंड पश्चात गेंद 40 मीटर की ऊंचाई पर होगी। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, तो किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर जो उत्प्लावन बल होगा वो ऊपर की दिशा में कार्य करेगा। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, तो आपसे ये किसी का भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि ये ऊपर क्यों आ जाता है, ये नीचे क्यों होता है, तो आप जो हमने सेशन में समझाया था वही आपको रखना है कि प्लास्टिक के गुटके पर लगने वाला जो उत्प्लावक बल उसके भार से अधिक होता है, अतः जैसे ही पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ते हैं वह पानी की सतह पर आ जाता है, तो पानी की सतह पर अगर आ रहा है तो उत्प्लावन बल का कार्य हो सकता है, होता है, ये हो क्या सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यदि पानी का घनत्व आपका 1 जी सेंटीमीटर क्यूब है तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान ये है, पदार्थ का आयतन इतना है,
पदार्थ का घनत्व इज इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का आयतन। तो यहाँ पे बस अब हमने करा तो हमारे पास पदार्थ का घनत्व आ गया 2.5। अब पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व क्या होगा? पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। तो यहाँ पे हमने पदार्थ का जो ये निकाला था घनत्व 2.5 वो रखा, और पानी का घनत्व हमें 1 है। हमारे पास आंसर आ गया 2.5। तो पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व 1 से अधिक है, आते पदार्थ पानी में डूब जाएगा। ये देखिए, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे एग्जाम्स में भी कि जिससे आपको ये पता ना लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी पदार्थ का नाम नहीं दे रखा है। यहाँ पे सिर्फ उसका कि कितना उसका घनत्व है, कितना उसका आयतन है, यही बताया गया। अब आपको कंक्लूजन निकालना है वो डूबेगा या तैरेगा। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें अगर ये निकालना है कि वो डूबेगा या तैरेगा, तो हमें उसका सापेक्षिक घनत्व निकालना होगा। और वो जो सापेक्षिक घनत्व आएगा वो हम देखेंगे कि वो पानी के घनत्व से ज्यादा है या कम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो उसका सापेक्ष पदार्थ का सापेक्षिक जो घनत्व है वो पानी से अधिक है। तो अगर उसका घनत्व पानी से अधिक है तो वो डूबेगा। अगर ये पानी ये पानी का घनत्व 1 है और इसका घनत्व आ रहा है सापेक्षिक घनत्व 2.5, तो ये डूबेगा। अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आती है जो अगर ये 0.5 होता तो ये तैरता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन आपको दे रखा है। पैकेट एक का घनत्व इतना है, वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। तो इस घनत्व वाले पानी में वो तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? ये आर्किमिडीज से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड आया है। सो यहाँ पे देखते हैं हम, पैकेट का द्रव्यमान 500 ग्राम है, पैकेट का आयतन 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो अब पैकेट का घनत्व निकालने के लिए पैकेट का द्रव्यमान अपॉन पैकेट का आयतन, ये हमने घनत्व निकाला। बस जैसा हमने पहले प्रश्न करा था, सापेक्षिक घनत्व निकाला तो हमारा आया 1.43। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पानी का जो घनत्व है वो ये दे रखा है 1 ग्राम, और ये आ रहा है 1.43। तो ये 1 से अधिक है, इसलिए पानी में डूब जाएगा। कोई भी ठोस वस्तु डूबने पर अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करती है। तो विस्थापित पानी का आयतन होगा 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका जो आयतन है, पैकेट का जो आयतन है, उतना ही तो पानी हटाएगी। तो इसलिए विस्थापित पानी का आयतन 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, विस्थापित पानी का द्रव्यमान इज इक्वल टू विस्थापित पानी का आयतन इंटू पानी का घनत्व। तो यहाँ पे 350 इंटू 1। तो इस पैकेट द्वारा जो पानी का जो द्रव्यमान जो वो सेपरेट करेगा वो हो गया 350 ग्राम। सिंपल, कितना इजी है। तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े से जो आर्किमिडीज से रिलेटेड या जो उत्प्लावन से रिलेटेड जो प्रश्न थे उनके न्यूमेरिकल्स भी देखे। तो अब आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि जब हमारे पास ऐसे जो आते हैं सम्स, हम इनको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कहते हैं, तो ये हमें फॉर्मूला हमें सबसे पहले मालूम होने चाहिए। फॉर्मूला मालूम है तब हम बहुत इजीली कर सकते हैं, फिर हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। वैल्यूज अगर हमारे पास है, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या लगना है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग जैसा हमने बता रहे हैं कि ये जितने आपके हमारे जो ये 3 चैप्टर्स हुए हैं जिसमें हमने वेग के बारे में बात करी है, हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करी है, तो ये सारा जो है आप अपने एक कॉपी का जो बैक साइड होता है या एक अपने पेपर पे लिख के अपने घर में चिपका दीजिए। ये सारे फॉर्मूले देखने में इजी लगते हैं, लेकिन अक्सर होता है हम कहीं ना कहीं कुछ मिक्स कर देते हैं। वो आपके बिल्कुल मुंह पर आने चाहिए। या हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो F इजिकल टू जी, एम
m अपॉन r स्क्वायर या f इज इक्वल टू gmm अपॉन d स्क्वायर, f इज इक्वल टू mg, f इज इक्वल टू ma, ये सारे आपको एकदम याद है। जो गति की समीकरण 3 है वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आपने ये जो हमने अभी जो 3 हमारे चैप्टर्स हुए हैं गति का, और हमने गुरुत्वाकर्षण और उससे पहले वाला जो चैप्टर करा था, ये अगर आपने इसके फॉर्मूले ये लर्न कर लिए हैं तो आपका न्यूमेरिकल सारे पक्के हो जाएंगे और इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करिए और लिखकर प्रैक्टिस करें। आप ओरल अभी, क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक वर्चुअल पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने सारे सॉल्यूशंस हैं, तो हम आपको लिखकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको लिखकर इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करें और हमारा ये चैप्टर अब फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम नए चैप्टर से आप के साथ मिलेंगे। तो रिवाइज करें, पढ़ते रहें, मिलते हैं फिर से, बाय।